हेलो, वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड्रॉयड कंप्यूटर फाउंडेशन की दूसरी क्लास में। पिछले टॉपिक्स में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। पहले हमने जनरेशन भी पढ़ी थी, कंप्यूटर जनरेशन। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी हम डिटेल्स में ही जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं आगे की क्लास। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जान लेते हैं कि मतलब कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कंप्यूटर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें जो भी डाटा होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। यानी कंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब है डाटा आपका 0 से लेकर 100 तक की रेंज में जा सकता है। यानी कि डाटा आपका कुछ इस तरह से चलता है, वो अप डाउन हो सकता है। ठीक है, यानी वेवी फॉर्म्स में होता है वो। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप समझ सकते हो। हॉस्पिटल में जो पेशेंट को हार्ट रेट्स जो दिखता रहता है हमें, वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो भी एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर के कई सारे टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो नॉर्मली हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सिर्फ वही कंप्यूटर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर मौजूद है। विदाउट स्क्रीन भी हो सकते हैं, विद स्क्रीन भी हो सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर का, जैसे कि हॉस्पिटल में हार्ट सेट नापने वाली जो मशीन है। ठीक है, जिसे बीपी मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, आपकी बीपी मशीन जो डिजिटल हो चुकी है, ठीक है, वो भी आपका कहीं ना कहीं डाटा जो है ना एनालॉग फॉर्म में ही लेती है, उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर वो होता है जो एक्चुअल में 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की लैंग्वेज की, तो वो एक ही भाषा जानती है, वो जानती है बाइनरी की भाषा। ठीक है, अब ये बाइनरी क्या होता है? यानी कि कंप्यूटर 0 और 1 को ही जानता है। ठीक है, या तो ऑन या ऑन या ऑफ। अगर कंप्यूटर में जाने इसको तो ऑन ऑफ तो कोई मीनिंग नहीं बनता। तो वहां पर लो, यानी कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। ठीक है, एक रेंज होती है वोल्टेज की, तो उसमें कंप्यूटर को यहाँ पर स्विच ऑन, मतलब कंप्यूटर जो भी काम करता है स्विचिंग में करता है, स्विच में। तो उसमें स्विच करने के लिए काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं चिप के अंदर। हमने इसकी बात भी की थी। आईसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आईसी, जिसमें काफ़ी सारे यानी कि करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। वो आपस में स्विच का काम करते हैं। यानी किसका काम करते हैं? स्विच का। इन्हीं स्विच में जो डाटा है वो ट्रेवल करता है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि फॉर्म क्या बनी आपकी, अगर डिजिटल कंप्यूटर की मैं बात करूं, यानी कि आप चाहे जो भी मशीन यूज़ करते हो, आप गेम के लिए यूज़ करते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए या म्यूज़िक के लिए, MP3 फाइल भी, वो जो भी फाइल चलेगी वो 0 1 0 1 0 1 ये रहेगी आपकी। ये सीरीज रहती है। या तो वो 0 रह सकता है, तो आपकी बॉक्सी फॉर्म दिखाता है ये। ठीक है, या तो 0 हो सकती है, मतलब एक ही रेंज चलती है 0 1 0 1। तो इसे कहते हैं बाइनरी। टू स्टेट में काम करता है, या ऑन स्टेट या फिर ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो भी ये काम होता है डिजिट्स में होता है। ठीक है, इसलिए इसको बाइनरी कहते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो एनालॉग यानी कि वेवी फॉर्म और डिजिटल, जो भी आपके डिजिट्स में जो काम करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। एग्जांपल है आपका स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन में क्या होता है? उसमें वाईफाई लगा होता है, वाईफाई की चिप लगी होती है। ठीक है, आपका ब्लूटूथ लगा होता है। और क्या होता है यहाँ पर? LTE, यानी कि 4G।
या 5G। अब ये जो भी हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो सारे डिजिटल फॉर्म में नहीं होते, वो आपके एनालॉग फॉर्म में होते हैं। तो आपका जो स्मार्टफोन क्या करता है, वो जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है आपका मोडम, जो इंटरनेट के लिए हम नॉर्मली हम परचेज भी करते हैं और आपके स्मार्टफोन में भी चिप के अंदर इनबिल्ट होता है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। यानी कि जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है, और जो कंप्यूटर से जो सिग्नल बाइनरी में आ रहा है उसको एनालॉग में भेज रहा है, ठीक है। देखो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप डाटा को रिसीव करोगे यानी कि डाउनलोड करोगे, या फिर अपलोड करोगे। यानी एक तरफ डाटा आप रिसीव कर रहे हो और एक तरफ डाटा आप सेंड कर रहे हो, तो दोनों काम ये आपका जो मोडम है वो करता है। जब कंप्यूटर से कोई डाटा बाहर जाता है और डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में जाता है, और जब डाटा हम रिसीव करते हैं वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक ही भाषा समझता है ना, वो है बाइनरी। तो इसीलिए आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, ना तो कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और वैसे भी इंटरनेट से जो भी डाटा आता है वो पैकेट्स में आता है, और जो भी पैकेट्स होते हैं ये वेवी फॉर्म्स में आते हैं, यानी कि डिजिटल नहीं होते ये, ठीक है। बाद में इसको कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए आपका स्मार्टफोन मैं हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में रख सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो आईसी होती है वो दोनों उसमें वाईफाई भी होता है, ब्लूटूथ भी होता है, 5G और 4G चिप भी लगी होती है। इसके अलावा उसमें जीपीयू सीपीयू दोनों लगा होता है, ठीक है। अब हम आगे जो बात करेंगे, ये तो होगी एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब जो डिजिटल कंप्यूटर हमने पढ़ा है उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पावरफुल रेंज से लेकर सबसे लोवेस्ट फॉर्म तक हम चलेंगे। पर यहाँ पर इसका मतलब नहीं है कि जो सबसे लास्ट में होगा वो वीक कंप्यूटर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रेणी अलग अलग बना रखी है, यानी कि पर सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, ठीक है। बहुत बड़ा एग्जांपल मैं इसमें लेना चाहूँगा नासा का। आपने नासा का नाम सुना होगा। अब ये नासा क्या है, यूएसए की, अमेरिका की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो भी आपका यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस होती है, या रॉकेट्स भेजना, ठीक है, और पानी की खोज करना कि हमारे प्लेनेट के अलावा कहीं पे पानी है या नहीं है, चांद पे जाना, ठीक है, मार्स पे भी जा चुके हैं नासा, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया के पास भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम काम करती है, उसका नाम है इसरो। अब क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो किलोमीटर में नहीं होती, जब हम रेंज की बात करते हैं हम किलोमीटर में काम करते हैं। यानी कि हमें कहीं पे जाना है तो हम 1 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चले, ठीक है। लेकिन एक गैलेक्सी से लेकर दूसरी गैलेक्सी की बात करें, या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की बात करें, तो लाइट ईयर्स में काम होता है। किसमें काम होता है, लाइट ईयर्स में। अब लाइट ईयर्स को समझने के लिए, या और भी कैलकुलेशन को समझने के लिए, जो कि काफ़ी टफ होती है कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन हम कह सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हाई पावर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो आप होम में यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर सफिशियंट नहीं है। अगर हम वो वाला कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो हमें लाखों साल लग जाएंगे उसको कैलकुलेशन करने के लिए। तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर की एडवांटेज क्या होती है, इसमें हजारों प्रोसेसर एक साथ लगे होते हैं, ठीक है, जो टास्क को पैरेलल में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो परम, हमारा जो पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, वो परम कंप्यूटर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से तो कम पावरफुल होते हैं, लेकिन वो भी कम नहीं होते। वो मिलियंस डॉलर की कॉस्ट में हम वो मशीनें परचेज करते हैं। ये कम से कम एंटायर रूम की जगह लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पहला कंप्यूटर था वो एक रूम में था, मतलब पूरा रूम कंज्यूम करता था वैक्यूम ट्यूब की वजह से। पर ऐसा नहीं है कि ये मशीन में ट्रांजिस्टर यूज नहीं हो रहा, ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है, लेकिन इसमें जो भी है इसमें डाटा स्टोरेज के लिए, मतलब खास तौर पे किसके लिए, डाटा स्टोरेज या फिर डाटा प्रोसेसिंग या डाटा
प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखो, डाटा दो तरह का हो सकता है, या तो काफ़ी छोटा होगा या काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर फेसबुक का। सबने फेसबुक का नाम सुना ही होगा। अब ये फेसबुक हो गया, या फिर गूगल हो गया, या और भी कंपनी हो सकती है, अमेजोन हो गया, ठीक है। गूगल के पास क्या है, यूट्यूब है एग्जाम्पल, यूट्यूब। अब जो भी आप फोटोज डेली अपलोड करते हैं, डेली फोटोज भी अपलोड होती है, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड होती है, चैनल आप यूट्यूब पे देखते ही होंगे, ठीक है। और जो भी OTT प्लेटफॉर्म आ चुके हैं वो भी स्टोरेज कहीं ना कहीं यूज़ करती है। तो कहाँ यूज़ करती है वो स्टोरेज, या तो वो गूगल से लेती है या अमेजोन से लेती है, ठीक है। अब गूगल और अमेजोन हो गया और मेटा हो गया, ठीक है। फेसबुक किसका है, मेटा का। अब इनका अपने खुद के डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है। एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, डाटा सेंटर। अब नाम ही डाटा सेंटर है, कोई छोटे मोटे कंप्यूटर तो वहाँ यूज़ होने वाले नहीं है। तो वो लार्ज कैपेसिटी ऑफ डाटा, यानी कि एक हार्ड डिस्क नहीं, लाखों हार्ड डिस्क वहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, जहाँ पे डाटा एक्चुअल में आपके स्टोर होता है, ठीक है, परमानेंट, ठीक है। जो भी डाटा परमानेंट डाटा सेंटर में स्टोर होता है, ठीक है। तो मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है, ठीक है। मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम कैपेसिटी के ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़े से कम लार्ज कम होते हैं। मतलब ऐसा है कि आप माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर भी बना सकते हो, ठीक है। बस फर्क इतना होता है कि इसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, इसमें कई सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। मतलब कंपेयर करेंगे तो कोई डिफरेंस खास नहीं है। डिफरेंस सिर्फ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, नंबर ऑफ रैम्स, यानी कि रैम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। एक मदरबोर्ड के अंदर सॉकेट होता है जिसमें CPU लगता है, ठीक है। इनमें जो होता है मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, एक बोर्ड के अंदर। अब इसमें नॉर्मली विंडो यूज़ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात आ जाती है यहाँ पर। आपने सुना होगा विंडो 10 और विंडो 11 में वायरस आते हैं, ठीक है। तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है, तो एंटीवायरस को भी अपडेट करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल विंडो यूज़ नहीं होती। यहाँ पर क्या यूज़ होता है, विंडो सर्वर। विंडो सर्वर, विंडो सर्वर क्या है, इसमें जो नॉर्मल विंडो के मुकाबले ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। पर कई कंपनियां विंडो भी प्रेफर नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो विंडो सर्वर में भी एक दिक्कत है। विंडो सर्वर में क्या है कि आपकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है .exe, ठीक है, उसमें भी वायरस आने का खतरा होता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, लिनक्स, लिनक्स नाम की, लाइनक्स भी बोल देते हैं कभी कभी, प्रोनाउंस लिनक्स भी हो जाता है, ठीक है। ये ओपन सोर्स है, फ्री है ये, इसको कम्युनिटी ने डेवलप किया है, ठीक है। ये ओपन सोर्स है, और ये सबसे बड़ी खास बात इसकी है, ये सिक्योर है। ये क्या है, सिक्योर, मतलब इसमें कभी भी वायरस नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल होती ही नहीं है, ठीक है। जो भी काम होता है इसमें बैश में होता है, कमांड के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज सर्वर, ठीक है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, थोड़ा और कम कैपेबल होगा ये, ठीक है। मतलब जो भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो कम कैपेबल है, ठीक है, एक दूसरे से, और कम खर्चीले भी हैं। अब अगला कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर है, नाम में ही मिनी है, मिनी मतलब छोटे कंप्यूटर। अब इसको डाटा सेंटर के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, ये यूज़ होता है सर्वर के रूप में, सर्वर और टर्मिनल्स। अब यहाँ पे क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक यूज़र होते हैं, एक सर्वर होता है और उसमें मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, तो ये टर्मिनल बनाने के काम आता है। टर्मिनल क्या होता है कि आपका डाटा एक जगह पे रहेगा सर्वर के अंदर, और उसके टर्मिनल बन जाएंगे, यानी कि आप काम तो किसी कंप्यूटर में कर रहे होंगे लेकिन आपका डाटा किसी सर्वर पे जा रहा होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। पर ये सेम काम ऐसा जरूरी नहीं कि यही सर्वर होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर भी एक सर्वर बन सकता है। तभी मैंने कहा कि कोई भी इसमें फिक्स नहीं है कि ये कम पावरफुल है या ये ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर भी आजकल काफ़ी ही पावरफुल है। आप बहुत बड़ी बड़ी गेमिंग करते हैं इसके अंदर, हम मल्टीपल माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ के भी एक सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। तो
सबसे बड़ी खास बात है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी भी बोलते हैं इसको, जो आईबीएम ने नाम दिया था इसको। ठीक है, ये कम खर्चीले होते हैं। सबसे खास बात है कि कोई भी इसको खरीद सकता है। इसकी रेंज जो होती है वो आपकी 20,000 से लेकर फिर आपके 2 लाख तक चलती है। ठीक है, मतलब कम से कम खर्चीले से लेकर मैक्सिमम खर्च आप इसमें करोगे तो कहीं ना कहीं ये मिनी कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकता है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर को हम वर्क स्टेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब में टेक्नोलॉजी सेम यूज होती है। माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है इंटेल का या एएमडी का, या फिर रिस्क कोई प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, आर्म का प्रोसेसर होता है। ठीक है, कोर्टेक्स जो कि मोबाइल में लगा होता है। ठीक है, आजकल वो भी सर्वर और पीसी में यूज होने लगा है। ठीक है, और सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है कि अगर मैं कंपेयर करूं बाकी सिस्टम से, ये मास प्रोडक्शन में यूज होता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, बिजनेस के मुकाबले होम यूजर ज़्यादा है। ठीक है, होम यूजर, तो इसलिए प्रोडक्शन भी इसकी ज़्यादा होती है, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब इसमें जो विंडोज़ के तौर पे क्या यूज़ होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डोस यूज़ होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड बेस्ड। दूसरा है जीयूआई, विंडोज़ बेस्ड ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है, और सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स भी इसमें यूज़ होता है। अब माइक्रो कंप्यूटर दे आर यूज टू स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। स्टैंडर्ड जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, एग्जांपल है आप एम एस पेंट यूज़ करते हैं, आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यानी एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं, इसके अलावा फोटोशॉप यूज़ करते हैं, कैनवा यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन मतलब जो भी होम यूज़र और ऑफिस में कहीं ना कहीं यूज़ होती है। ठीक है, वो इसमें चलती है, और उसको हम पीसी भी कहते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर मैंने नाम लिया था कि पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है हमारे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मतलब 5 टाइप के कंप्यूटर हमने पढ़े। सबसे जो टॉप पर है वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर में एक और श्रेणी जुड़ चुकी है, अब क्वांटम कंप्यूटर की बात भी हो रही है। क्वांटम क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, ये और भी फास्ट है। ये आपकी लाखों साल की, हजारों साल की जो कैलकुलेशन होती है वो ये 1 सेकंड या 1 मिनट में ही निकाल सकता है। ठीक है, इसमें जो भी काम होता है क्यू बिट्स में होता है। हमने बिट्स पढ़े थे, पर इसमें जो काम होता है क्यू बिट्स में होता है। ठीक है, काफ़ी फास्ट होता है ये। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। हमने जो 5 कंप्यूटर पढ़े, सबसे लास्ट था पीसी पर्सनल कंप्यूटर, उसके भी टाइप हैं। ठीक है, अब माइक्रो कंप्यूटर जो भी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, होम यूज़र या ऑफिस में जो यूज़ होते हैं, सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, जो भी हम टेबल पे रखकर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे हम डेस्कटॉप, डेस्क पे रखने वाला कंप्यूटर। ठीक है, ये भी 2 तरह से मिलता है आपको, या तो ये ओएम से मिलता है, यानी कि ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, लाइक आपका डेल, ठीक है, डेल, लिनोवो, एचपी, ठीक है, ये सब आते हैं। ये असेंबल्ड होते हैं। ये असेंबल्ड में क्या फ़र्क होता है, असेंबल्ड में हम अपने अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स को डाल सकते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जैसे डेल हो गई, वो उसमें क्या है कि एक कोड दे देते हैं, उसका मतलब एक मॉडल नंबर होता है। ठीक है, उस मॉडल नंबर के थ्रू हम परचेज करते हैं, मतलब उसमें हम कस्टमाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते डेल कंपनी को या लिनोवो को कि मेरे को ये डाल दो या वो डाल दो, ग्राफिक कार्ड डाल दो। जो भी डाला वो मिलेगा, वो आपको मतलब लेना पड़ेगा। उसमें अलग अलग आपकी मॉडल नंबर होते हैं। असेंबली में आपको क्या होता है ना, कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टमाइज का मतलब मैं अपने कोडिंग, अपने ग्राफिक कार्ड, अपने मनपसंद का प्रोसेसर भी इंस्टॉल हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डेस्कटॉप। अब लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप सीधा आपके ब्रांड से आता है। ठीक है, इसको असेंबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ये। अब लैपटॉप क्या होता है, जो लैप पे रख के चलाने वाला, ठीक है, उसे हम लैपटॉप बोलते हैं। तीसरा आता है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर को कभी कभी पाम कंप्यूटर भी बोलते हैं, पी ए
LM, पाम कंप्यूटर, पाम मतलब हथेली, हथेली पे रख के चलाने वाला कंप्यूटर। फिर आता है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन को भी कंप्यूटर की श्रेणी में ही डाला जाता है, क्योंकि आजकल सारे काम ज़्यादातर आपके फ़ोन से भी पॉसिबल हो जाते हैं। इसमें भी एप्लीकेशन चलती है, इसमें ब्राउज़र चलता है, आप इंटरनेट चला सकते हो, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है। पीसी के मुकाबले ज़्यादा फंक्शन होते हैं मेरे हिसाब से तो इसमें, ठीक है। वाईफाई चिप लगी होती है, ठीक है। एनालॉग, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या अपना हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में भी डाल सकते हो आप इसको, ठीक है। हाइब्रिड क्यों है ये? क्योंकि इसमें आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। ये सिग्नल्स में भी काम करता है, ठीक है। सिग्नल्स जो होंगे वो हमेशा एनालॉग में ही होंगे, और अंदर जो काम होगा प्रोसेसिंग का वो डिजिटल ही होता है। डिजिटल मतलब बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 0 या 1, ठीक है। इसके अंदर भी प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा स्नैपड्रैगन का, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके पीसी और लैपटॉप में, इसमें विंडोज़ आती है, लिनक्स आती है, ठीक है। इसको बनाने वाली कंपनी इंटेल है, AMD है, ठीक है। दो ही ब्रांड ज़्यादातर इसमें कंप्यूटर बनाते हैं। आपके मोबाइल और टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें iOS होता है एप्पल का, इसमें मैक OS होता है एप्पल का। अगर मैक कंप्यूटर आप खरीदते हैं, इसमें iOS होता है, ठीक है। इसमें भी विंडो फ़ोन था पहले, ठीक है। फिलहाल वो डिसकंटिन्यू हो गया। इसमें विंडो फ़ोन चलता था, विंडो फ़ोन 7 8 वर्जन, ठीक है। अभी कंपटीशन किसके ऊपर है? अब एप्पल अपने मैन्युफैक्चर करता है फ़ोन, और जो भी अदर ब्रांड है वो एंड्रॉयड यूज़ करती है, ठीक है। प्रोसेसर कंपनी देखो, इंटेल और AMD सिर्फ आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए ही प्रोसेसर बनाता है। आपके फ़ोन के लिए स्नैपड्रैगन बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। क्वालकॉम बनाता है इसको। इसके अलावा मीडियाटेक बहुत बड़ा नाम है। आपके अगर आप पास कोई फ़ोन होगा, ठीक है, कोई भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन होगा, इन दोनों में से कोई एक प्रोसेसर उसमें लगा होगा, अगर वो एप्पल का नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा इंटेल ने एटम प्रोसेसर की सीरीज भी लॉन्च की थी, वो फेल हो गई वैसे, ठीक है। एटम क्या है? पेंटियम से भी नीचे आता है ये, ठीक है। एक पेंटियम और सेलेरोन प्रोसेसर होते हैं, उससे भी नीचे। एक खास तौर पे मोबाइल के लिए बनाया गया था, लेकिन क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा थी इसकी, ये नॉर्मली इन प्रोसेसर के मुकाबले ज़्यादा कंज्यूम करता था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसलिए मतलब बैटरी का इशू हो गया था, तो इसलिए डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब ये कामयाब नहीं रह पाया मोबाइल के क्षेत्र में। इंटेल फेल हो गया, ठीक है, फेल्ड है ये, तो मोबाइल में नहीं चल पाया, ठीक है। बहुत साल पहले जोलो, जो कि लावा की कंपनी थी, ठीक है, उसने पहली बार इसी के मोबाइल जोलो ने निकाले थे, लावा ने, लावा का नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पहले इंटेल सीरीज के एटम प्रोसेसर के साथ फ़ोन निकाले थे, लेकिन वो फेल हो गया। फेल होने की वजह से जोलो कंपनी भी बंद कर दी, मतलब लावा ने जोलो को शट कर दिया, ठीक है। अब वो लावा के नाम से ही लावा ब्रांड को ही चला रहे हैं, ठीक है। लावा जोलो भी लावा की ही कंपनी थी, जो कि उन्होंने शट कर दी है, बंद कर दिया है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है? सबसे पहले देखो, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली बोले तो देखने में तो पीसी है, पर इसके अंदर भी हम पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अपना डाटा कंप्यूटर तक भेज सकते हैं, या अपनी आवाज़ कंप्यूटर तक भेज सकते हैं, ठीक है। वो सारे हमारे इनपुट डिवाइस हो गए। आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हमें रिजल्ट दे, रिजल्ट। अब रिजल्ट आप कहाँ देखोगे? स्क्रीन पे देखोगे, या प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे, तो वो आउटपुट डिवाइस में आता है। CPU हमने पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको, प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आता है मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ये हम जानेंगे। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बटा होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होती है जो हम यूज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर का कुछ इस तरह से है, ठीक है। आप इसमें इनपुट डिवाइस भी दे सकते हैं, आउटपुट। इनपुट हो गया आपका कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइस है। आपका जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, इनपुट। माउस भी इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, क्योंकि रिजल्ट शो कर रहा है। और इसको हम कैबिनेट बोलते हैं,
कैबिनेट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबसे बड़ा पार्ट्स है सीपीयू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन दी जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर वो पार्ट्स है जिसको हम एक्चुअली टच कर सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकली, लाइक द कीबोर्ड एंड माउस, मॉनिटर, मतलब ये सारे हार्डवेयर है, मॉनिटर और सीपीयू। ठीक है, अब हार्डवेयर भी चार पार्ट में डिवाइड है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, जो हमने पहले भी बात करी थी। अब फेरिफेरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस में फेरिफेरल्स क्या होता है? फेरिफेरल्स वो पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के साथ नहीं होते, उसको हमें अलग से लगाना पड़ता है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको अलग से लगाना पड़ेगा यूएसबी के साथ। ठीक है, और माउस और ट्रैक बॉल, ठीक है, ये तीनों इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड तो हमें पता है 104 स्टैंडर्ड कीज के साथ कीबोर्ड होता है। माउस क्या होता है? जो भी हम पॉइंटिंग का काम करते हैं, पॉइंटिंग, आपने पॉइंटर देखा होगा, जब भी विंडोज हम ओपन करते हैं वहां पे एक एरो एरो बना होता है कुछ ऐसा। ठीक है, इसको मूव करने का काम माउस करता है। अब माउस के भी दो टाइप है, मतलब माउस के टाइप तो नहीं कह सकता, पर हाँ माउस जैसा ही वर्क करता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है कि माउस को आपको मूव करना पड़ता है पॉइंटिंग के लिए। लेकिन ट्रैक बॉल में क्या डिफरेंस है? आपको मूव नहीं करना पड़ता, यहाँ पर एक बॉल लगी होती है, आप फिंगर से उसको रोल करते हो तो आपका पॉइंटिंग, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इसे क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसे क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। रीज़न, क्योंकि पहले जो 6 करैक्टर होते हैं, 6 लेटर, उससे मिलके बना होता है ये, इसलिए इसे क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। अब जो भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज होती है। ये भी आपकी नॉलेज जरूरी है, ये आपको मतलब फैक्ट जानना। 104 कीज होती है, इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं कि 104 ही की होती है, इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड भी कई टाइप के होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, गेमिंग कीबोर्ड होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है वो 104 कीज का होता है। ठीक है, और इस कीबोर्ड को हम, स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्वेर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके फ़ोन में भी कीबोर्ड होता है जो अगर टच हम करते हैं तो वो भी क्वेर्टी कीबोर्ड से ही बना होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी आपके करेक्टर्स होते हैं वो मतलब रैंडमली अरेंज किए गए होते हैं, सीक्वेंस में नहीं होते, ABCD सीक्वेंस नहीं होता इसमें। अब बात करते हैं कीबोर्ड के फंक्शंस की। ठीक है, कीबोर्ड भी जो कीज है ना उसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो कंट्रोल, एक कंट्रोल के नाम से 2 कीज होती हैं, मतलब कुछ फंक्शन कीज इसमें 2 बार होती है। ठीक है, अगर एक खराब हो जाए तो आपका काम रुकेगा नहीं, आप दूसरी की भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले कंट्रोल, हमेशा आपको कंट्रोल की यहाँ पर मिलती है। ठीक है, फिर आपको विंडो की मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ऑल्ट की होती है, शिफ्ट होता है। ठीक है, एक शिफ्ट यहाँ होता है, एक शिफ्ट यहाँ होता है। 2 एंटर कीज मिलती है आपको। ठीक है, सेम यहाँ पर है, ऑल्ट की, कंट्रोल की। ठीक है, तो जो भी रेड कलर की कीज है उसे हम कंट्रोल कीज कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट, जो भी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स हैं उनमें इन्हीं कीज का यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। 12 फंक्शन कीज होती है, 12 फंक्शन कीज, 12। 12 फंक्शन की, यानी कि F1 से लेकर F12 तक। अब इन फंक्शन कीज का क्या काम होता है? इनका एक मतलब पर्टिकुलर एक काम होता ही है, ये बटा हुआ है। जैसे फंक्शन F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है। कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन चलाओ, चाहे विंडोज चलाओ, आप F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प, आपको हेल्प मिल जाएगी। F2 किस लिए होता है? F2 ज़्यादातर रीनेम के लिए होता है, चाहे आप फाइल का नाम चेंज करें, चाहे आप फाइल का नाम चेंज करें, चाहे आप वर्ड की फाइल में चेंज करें,
चाहे आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ सेल के लिए भी एडिट करने के लिए रीनेम के लिए यूज़ होता है। F3 जो होता है वो सर्च के लिए यूज़ होता है। अगर आप विंडो पे प्रेस करेंगे तो आप सर्च कर पाएंगे। अब F4 जो कीज़ होती है वो अकेली यूज़ नहीं होती, वो ओल्ट के साथ यूज़ होती है, यानी ओल्ट और इसका कम्बिनेशन होता है। तो ये किस लिए होता है? ये क्लोज के लिए होता है। जब भी हम विंडो की बात करते हैं, ठीक है, विंडो कुछ इस तरह से बनी होती है। यहाँ पे मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है और लास्ट में क्लोज बटन होता है। वो क्लोज बटन का ये शॉर्टकट कीज होता है, ओल्ड प्लस F4, ठीक है। ऐसे F5 होती है। F5 की क्या काम करती है? रिफ्रेश। चाहे आप ब्राउजर यूज कर रहे हो चाहे विंडो यूज कर रहे हो, जो भी रिफ्रेश मतलब आपके अगर सिस्टम स्लो चल रहा है या आपको रीलोड करना है ब्राउजर के पेज को, तो आप F5 प्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही और भी मल्टी कीज है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसके अलावा जो भी पीली की आपको यहाँ पे दिख रही है विद स्पेस बार, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेस बार। ये आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं, ठीक है। जो भी आप कीबोर्ड में जो भी ABCD 1 2 3 जो भी आप टाइप करते हैं वो ये फंक्शन है। इसके बाद नेविगेशन की, ये वाला हिस्सा नेविगेशन के लिए होता है, यानी पेज के ऊपर जाना, पेज के नीचे जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, ठीक है, पेज अप पेज डाउन, एरो कीज, 4 एरो कीज मिलती है अलग अलग डायरेक्शन के लिए, ठीक है। गेमिंग में भी इनका यूज़ होता है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप बिना जॉयस्टिक होता है रिमोट कंट्रोल, उसके बिना कीबोर्ड में भी इसी फंक्शन से आप गेम को खेल सकते हैं। नेविगेशन की बात कर ली। न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है? ये होता है न्यूमेरिक कीपैड, यानी कैलकुलेटर। जो भी कैलकुलेटर के जो फंक्शन होते हैं ना वो यहाँ होते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस माइनस, ठीक है। 3 इंडिकेटर लाइट होती है। पहली होती है नम्स लॉक। ये बाय डिफॉल्ट जो है ना नम लॉक आपका ऑफ या ऑन होता है, ठीक है, ये लाइट से पता चलेगा ये कीपैड बंद है या नहीं है। ये क्या होता है? ये शिफ्ट के साथ मतलब कैप्स लॉक। अब जब भी ये लाइट जल रही होगी आप जो भी करेक्टर प्रेस करेंगे ABCD वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। और तीसरा होता है स्क्रॉल लॉक।